तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है यह यकीनन बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि यह क्लास 12th यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए और सीबीएसई बोर्ड, साथ ही साथ क्लास 10th और आप अगर किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो तो जैव विविधता एवं संरक्षण, जहाँ पर जीवों को बचाने की बात और पेड़ पौधों को बचाने की बात कितने बड़े पैमाने पर की जाती है और कौन कौन से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, कौन कौन से संरक्षण स्थान बनाए गए हैं जीव जंतुओं को बचाने के लिए, इससे कितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप खुद ही जानते हैं। इस विषय का हर क्षेत्र में जो है काम है। यह टॉपिक जो टॉपिक मैं लेकर आता हूँ जनरली वो टॉपिक ऐसा होता है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी वेटेज रखता हो और क्लासेस का भी, और साथ ही साथ जो है बोर्ड एग्ज़ाम का भी, सभी प्रकार के वेटेज के साथ साथ हमारा जो सेशन चलता है। तो सभी से फिर वही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे कि ये जो है जैव विविधता एवं संरक्षण, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, और साथ ही साथ क्लास 10th में भी जो है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जो है दिया हुआ है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए या जीव जंतुओं को बचाने के लिए सरकार ने कितने सारे मुहिम चलाए हैं। उन सारे मुहिमों का एक कह सकते हैं कि संयुक्त मिक्सचर है ये चैप्टर, और ये सभी के लिए लाभदायक होगा जो भी देखें, ठीक है ना। ये कोई परहेज नहीं है कि केवल 10th वाले देखेंगे या केवल 12th वाले देखेंगे या केवल जो है, यानी कहने का मतलब केवल बोर्ड वाले या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों देखें, दोनों को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। तो इसमें जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील सर्वाधिक जैव विविधता रखने वाला देश ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। नीचे इसका आंसर भी लिखा है, मगर हम जो है आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बेईमान थोड़ी हैं, हम तो ईमानदार है ना। और आपको माता रानी का कसम अगर आपने जो है आंसर देखा। ठीक, बढ़ते हैं। एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होती है। एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होती है किस पादप से? धतूरा से, एट्रोपा से, या रावोल्फिया से, या फिर जो है ये पेपेवर से। तो सक्रिय रासायनिक औषधि जो प्राप्त होती है वो रावोल्फिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? रावोल्फिया से सक्रिय रासायनिक औषधि जिससे प्राप्त होती है वो क्या है? रावोल्फिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में कुछ लिखा है। रावोल्फिया या ओमिटोरिया नामक औषधि पादप से रेसरपिन नामक एल्केलॉइड या फिर सक्रिय जो है रासायनिक औषधि प्राप्त की जाती है। करा कि यह जीवित जीवों में पाई जाने वाली पारिस्थितिकी जटिलताओं के प्रकार एवं भिन्नताओं से संबंधित इनमें से कौन है। करा कि जीवित जीवों में पाई जाने वाली पारिस्थितिकी जटिलताओं के प्रकार एवं भिन्नताओं से संबंधित कौन है। जाति की प्रचुरता, जैव विविधता, एक रूपता, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ जब भिन्नताओं जब भी आ गए ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। जैव विविधता इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? जैव विविधता। यानी यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है नीचे, बहुत ही अच्छा किया है ताकि हम और भी ज़्यादा इसके बारे में समझ सके। तो कह रहा है कि जैव विविधता से तात्पर्य जीवित जीवों में पाई जाने वाली पारिस्थितिकी जटिलताओं के प्रकार पर भिन्नताओं से है। यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, तो इसी को कहते हैं जैव विविधता। जीव जंतुओं का विभिन्न प्रकार का होना ही क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भाई आपसे पूछ रहा है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन सा? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो किसने किया था जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? रोजन ने, रॉबर्ट ने, अलेक्जेंडर ने, अर्नेस्ट हेकल ने। आप सुनकर जो है जवाब दीजिएगा। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वे थे रोजन। कौन थे? रोजन। थोड़ा बड़ा बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन थे? रोजन थे, रोजन। तो रोजन ने जो है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी किया है, उस एक्सप्लेन को पढ़ लेते हैं। कहा कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 ईस्वी में रोजन ने किया था। कब किया था? 1985 में। किसने किया था? रोजन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है कि किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र संख्या क्या कहलाती है? किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र संख्या क्या कहलाती है? तो किसी जीव जाति की जो प्रति इकाई क्षेत्र संख्या होती है ना, उसे जाति प्रचुरता कहते हैं, या जैव विविधता कहते हैं, या फिर एक रूपता कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर किसी जीव जाति की प्रति इकाई जनसंख्या है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे जाति प्रचुरता कहते हैं। कि जाति में जो वृद्धि होती है ना, उसे क्या कहते हैं? जाति प्रचुरता के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? जाति प्रचुरता के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। करा कि गामा जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? गामा स्थानीय जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता, या फिर जो है क्षेत्रीय जैव विविधता, या फिर जो है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो है गामा जैव विविधता को क्षेत्रीय जैव विविधता, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने जाना होगा कि गामा जैव विविधता को जो है क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से। यहाँ लिखा है गामा जैव विविधता को क्षेत्रीय जैव विविधता भी कहते हैं। इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधताओं को सम्मिलित किया गया। किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों को जो है क्या किया गया? क्षेत्रीय रूप से यहाँ पर जो है क्या किया गया है? चिन्हित किया गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचरों की प्रजातियों में जैव विविधता पूर्वी घाट पर उपस्थित उभयचरों से अधिक होती है। यह किस प्रकार जैव विविधता का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचर की प्रजातियों में है जैव विविधता, और पूर्वी घाट पर उपस्थित उभयचरों की जाति की किस प्रकार से यह विविधता का उदाहरण है? आनुवांशिक विविधता है, या जाति विविधता है, या पारितंत्र विविधता है, या फिर उपरोक्त में सभी। तो ये जो है इस चैप्टर में आनुवांशिक विविधता तो नहीं पाई जाती है, लेकिन जाति विविधता का यहाँ पे क्या होता है? जिक्र होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पश्चिमी घाट में उपस्थित उभयचरों की प्रजातियों से पूर्वी घाट के उभयचरों में जो विविधता पाई जाती है, इनकी जाति विविधता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया, उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेते हैं। जाति विविधता से तात्पर्य एक क्षेत्र में उपस्थित जातियों की संख्या और प्रचुरता से है ना, अतः उपरोक्त वर्णित उदाहरण जाति विविधता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जाति विविधता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के मतानुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के मतानुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है? 1 मिलियन में जो है 10 लाख हो सकते हैं, 10 लाख होते हैं ना, तो मतलब 7 मिलियन में कितने हो जाते हैं? 70 लाख। ठीक है, हो सकती है। अर्नेस्ट हेकल कहते हैं, या रॉबर्ट मे कहते हैं, या चार्ल्स डार्विन कहते हैं, चार्ल्स डार्विन कहते हैं, या माल्थस कहते हैं। तो पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है, ये कहने वाले जो वैज्ञानिक है ये रॉबर्ट मे है। कौन है? रॉबर्ट मे नामक वैज्ञानिक है। अब इनके बारे में कुछ इन्होंने क्या कहा था इसको जान लेते हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है। इन्होंने यह बात जो है कही थी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह कुल जंतुओं के 70% भाग को प्रदर्शित करता है? पूरे जीव का 70% भाग कौन सा जीव प्रदर्शित करता है? क्या वो उभयचर है, सरीसृप है, कीट है या स्तनधारी है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कीट कुल जंतुओं का 70% भाग क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है ना दोस्त। रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक कुल कितने % जातियों की खोज हो पाई है? अभी तक कुल कितने % जातियों की खोज हो पाई है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक कुल जो है 22% जातियों की खोज हो पाई है। 10 है, 40 है, 22 है, 30 है, आपके ऑप्शनों में है, तो यहाँ 22 आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने कहा था, रॉबर्ट मे ने एक बात, कि पृथ्वी पर कुल जीवों की जो विविधता है वो 70 मिलियन हो सकती है। कितनी हो सकती है? सॉरी 7 मिलियन, 7 मिलियन या 70 लाख हो सकती है, ठीक है। ये जो है रॉबर्ट मे का वक्तव्य था। चलिए, रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक केवल 22% जातियों को ही खोजा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 हम कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घट जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अक्षांशीय प्रवणता, देशांतरी प्रवणता, रेखीय ढलान या जातीय समृद्धि? कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षांशीय प्रवणता। कौन सी प्रवणता? अक्षांशीय प्रवणता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है? कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ का निम्न तापमान, निम्न प्रकाश, अधिक अस्थायी वातावरण या फिर उर्वरकों की उपस्थिति। तो जहाँ पर अधिक अस्थायी वातावरण होगा ना, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिना सोचे समझे इसका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कह रहा कि टेम्परेट क्षेत्र की तुलना में अधिक अस्थायी वातावरण पाया जाता है। बार बार वातावरण बदलता नहीं है, और जब वातावरण बार बार नहीं बदलेगा ना, तो वातावरण बार बार ना बदलने के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में स्थानीय जातियाँ अधिक जीवित रहती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किस प्रकृतिविद ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी उत्पादकता भी उतनी अधिक होगी? यानी किसने कहा था कि जितनी अधिक जीव जातियाँ होंगी ना, उत्पादकता भी उतना अधिक होगी। उनसे होने वाले पदार्थ, प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ज़्यादा भैंस है तो ज़्यादा दूध होगा, या फिर इस तरह का मत जो है देने वाले कौन वैज्ञानिक थे कि ज़्यादा मुर्गियाँ होंगी तो ज़्यादा अंडे होंगे? ये लिटमैन थे या रोजन थे या हमबोल्ट थे या विल्सन थे? तो लिटमैन जो थे, इन्होंने जो है कहा था कि जातियों की संख्या अधिक होने से उनकी उत्पादकता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जातियों की संख्या अधिक होने से उनकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। यहाँ लिखा है लिटमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होती है उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। चलिए, किस प्रकार पारितंत्र अधिक अस्थायी होता है? किस प्रकार पारितंत्र जो है क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। क्या ये निम्न जाति विविधता वाला या उच्च जाति विविधता वाला या संतुलित जाति विविधता वाला या उपरोक्त में सभी? तो ये भी बात जो है लिटमैन ने ही बताई थी। लिटमैन ने कहा था कि जो उच्च जातीय विविधता वाला जो है पारितंत्र होता है ना, वह सबसे अस्थायी पारितंत्रों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? सबसे अस्थायी पारितंत्रों में गिना जाता है। कौन? सबसे अस्थायी पारितंत्रों में गिना जाता है उच्च जातीय विविधता वाला पारितंत्र। उच्च जातीय विविधता वाला पारितंत्र जो है सबसे अस्थायी पारितंत्रों में गिना जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अब देखिए, यहाँ से आपके बहुत ही उम्दा क्वेश्चन शुरू हैं, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। और ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी वीडियो मैंने भारत में जितने भी जो है
इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है कि भारत में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है और वहाँ पे कौन से जीव पाले जाते हैं और साथ ही साथ उसकी स्थापना कब हुई थी, वहाँ पे कौन कौन से जीव जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस चैनल का उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। चैनल तो मेरा स्टडी CBL क्लासेस ही है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। हाथी है, बाघ है, भालू है और जो है या फिर हिरण है। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, कि हमारा जो है राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता की क्षति का कारण क्या है। जैव विविधता की क्षति का क्या कारण है भाई, यानी जीवों की जो विविधता है उसके दिन प्रतिदिन समाप्त होने के कारण क्या है। आवासीय क्षति होती जा रही है, या अतिदोहन होना जा रहा है, या सह विलुप्तता होती जा रही है, या ये सभी। भाई देखिए, जैव विविधता का जो है नुकसान होने का कारण तो सभी है, ठीक है ना। आवासीय क्षति भी हो रही है, अतिदोहन भी हो रहा है और साथ ही साथ जीवों को मारा भी जा रहा है, उनका शिकार भी किया जा रहा है, जिसके कारण जो इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। इसलिए इसमें ये सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ लिखा आवासीय क्षति, अतिदोहन और सह विलुप्तता सभी जैव विविधता के क्षति के कारण है। अन्य विदेशी जातियों का आक्रमण और प्रदूषण, विक्षुब्धन भी आदि जो है जीवों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जिससे पृथ्वी से दिन प्रतिदिन जीव क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पादपों की कौन सी विदेशी जातियां पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही हैं। पादपों की कौन सी विदेशी जातियां जो है क्या कर रही हैं, हमारे जो है पादपों को क्या कर रही हैं, क्षति पहुंचा रही हैं। एक पार्थेनियम, यूकैलिप्टस, आइकोर्निया, या इनमें से दोनों। तो जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम ये जहाँ उग जाते हैं ना, इसका पौधा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको पार्थेनियम का पौधा जो है दिखाऊंगा। पार्थेनियम का पौधा आपके आसपास भी पाया जाता है, मगर आप पहचान नहीं पाते हो। और आइकोर्निया का भी पौधा मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों मैंने जो है, मेरे पास दोनों हैं और दोनों मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है पार्थेनियम और क्या होता है आइकोर्निया। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हो उस पौधे को, और फिर अपने आसपास भी पहचान सकते हो कौन सा पार्थेनियम होता है, कौन सा आइकोर्निया होता है। और यही दोनों विदेशी जातियाँ हैं जो हमारे पौधे को क्या करती हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। हमारे पौधों को जो है क्या करें, धीरे धीरे उनकी उत्पादकता को कम कर रही हैं, उनकी जगह ये ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, पार्थेनियम आइकोनिया विदेशी पादप है जो देशज जातियों को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। मतलब देशज जो हमारे यहाँ उगने वाले पौधे हैं उनको दिन प्रतिदिन समाप्त कर रहे हैं, खुद उगते चले जा रहे हैं। जैसे आप नहीं कहते खेत में जो है, खेत में खरपतवार हो गया है तो खेत में खरपतवार की जगह यही सब ले लेते हैं। मैं आपको बताऊँगा पार्थेनियम और आइकोनिया, यदि आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 18वां क्वेश्चन छूट रहा है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 मार्च और 1 से 7 अक्टूबर। इस बात को याद रखिएगा, जहाँ पर भी अक्टूबर रहेगा वही जो है विश्व वन्य जीव सप्ताह रहेगा। तो 1 से 7 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जीव जंतुओं की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करना, एक मुहिम चलाई जाती है, जिससे कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रख सकें, जीव जंतुओं को बचाए रख सकें और पेड़ पौधों को भी क्या करें, सुरक्षित रख सकें, ठीक है ना, और उनकी संख्या को बढ़ाएं। तो विश्व वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 1 to 7 अक्टूबर इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है किसने की थी, इसकी घोषणा किसने की थी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की। तो ये इसकी घोषणा जो की थी आपके अमेरिका देश ने की थी। सबसे पहले अमेरिका में जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है 5 जून को। IUCN का पूरा नाम होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन होता है, सी से कंजर्वेशन, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एन से होता है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN
इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ना, इसका पूरा नाम है। IUCN बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यही संस्था जो है रेड डाटा बुक को क्या करती है, रेड डाटा बुक को प्रकाशित करती है। रेड डाटा बुक क्या है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के बारे में क्या की जाती है, के बारे में जो है लोगों को अवगत कराती है। रेड डाटा बुक की कौन से जीव अब विलुप्त होने वाले, कौन से जीवों पर खतरा मंडरा रहा है, किस जीवों को बचाने की आवश्यकता है, किस जीवों को ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, किसको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, इस सब चीज़ों का जो है इस सब चीज़ों का आप कह सकते हैं कि जानकारी लोगों को रेड डाटा बुक ही देती है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक IUCN की स्थापना हुई थी सन 1948 ईस्वी में, 1948 में हुई थी IUCN की स्थापना। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका पूरा नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्य द्वारा पक्षी का व्यापक वध किया गया, जिसके कारण ये विलुप्त हो गई थी। ये डोडो पक्षी है। भाई डोडो पक्षी जो है एक ऐसी पक्षी थी जो भारी भरकम शरीर के साथ उड़ नहीं सकती थी। ठीक है, 30 से 40 पाउंड के आसपास होती थी ये, और भारी भरकम शरीर के साथ उड़ नहीं पाती थी, और इसके मांस स्वादिष्ट होते थे। इस कारण से इसका बहुत व्यापक जो है वध किया गया और इसे खोज खोज के मारा गया, और जिसके कारण अब इसकी जातियां पृथ्वी पर नहीं रहीं, अब ये विलुप्त हो चुकी हैं डोडो पक्षी की जातियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की तरफ। हमारा 22 क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है। कौन सा संकटग्रस्त नहीं है, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय और या भारतीय बब्बर शेर। आप लाल पांडा तो हर जगह देखते नहीं हो, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल संकटग्रस्त है ये। कस्तूरी मृग भी आप नहीं देखते हो क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त। नीलगाय तो आप हमेशा अपने खेतों में देखते हो ना, तो नीलगाय जो है संकटग्रस्त प्रजाति में अभी तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खेत वगैरह जो है कम हो रहे हैं और जंगल झाड़ियाँ काटी जा रही हैं, तो नीलगाय भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए नीलगाय संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, जबकि लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में। संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब अभी तो हैं और संख्या काफ़ी कम है, और ये अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनकी देखभाल नहीं की गई, तो ये पृथ्वी से कभी हम जो है केवल इनकी कहानियाँ ही सुना पाएंगे आने वाली पीढ़ियों को, कि मतलब ये जीव भी कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे। ठीक है ना, शेर हमारा राष्ट्रीय, जैसे बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हम जो है क्या करते हैं कि बाघ अभी तो हम हो सकता है कि हम देख लें, लेकिन कुछ समय बाद हम अपने केवल राष्ट्रीय पशु जो है हमारे किताबों में पन्नों में रह जाएगा, और लोगों को केवल हम उसकी कहानियाँ ही सुना पाएंगे कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता। यदि उसका संरक्षण नहीं किया गया, उसे बचाया नहीं गया, और हर चीज़ को समाप्त करने का और हर चीज़ को नष्ट करने का कारण केवल किसको बताया जाता है, मनुष्य को ही बताया जाता है। ठीक ना, अब आगे है 22 क्वेश्चन। रेड डाटा पुस्तक के आंकड़े होते हैं लाल सागर के जीव की जातियों के लिए, लाल प्रकाश के प्रभाव के लिए, लाल वर्णक के पादपों के लिए, या कष्टमयी जातियों के लिए। भाई कष्ट ये बताती है कि कौन सी जातियां विलुप्तता की कगार पर हैं, किसे कष्ट है, और कौन अब खत्म होने की कगार पर। इसे कष्टमयी जातियों के लिए खतरे में जो जातियां हैं, जो विलुप्त होने वाली, जो समाप्त होने वाली हैं, उन जातियों को जो है दर्शाने के लिए जो है क्या, रेड डाटा बुक जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। निम्नलिखित कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। इंडो बर्मा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट स्पॉट नहीं, हॉट स्पॉट वो नहीं जो आपके मोबाइल में, ठीक है ना, ये हॉट स्पॉट एक ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पर, हॉट स्पॉट उस स्थान को कहते हैं जहाँ की जलवायु इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पे किसी विशेष जीव का जो है, कोई विशेष जीव बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्या होता है, पाया जाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडो बर्मा करा कि कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल नहीं है। इंडो बर्मा तो है, पूर्वी हिमालय भी है, पश्चिमी घाट और जो है मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप श्रीलंका। यही अब देखिएगा यहाँ पर जो है मेडागास्कर है और हिंद महासागर द्वीप श्रीलंका, ये जो है इसके ऑप्शनों में, ये जो है हमारे भारत के जो है
तप्त स्थल या फिर हॉट स्पॉट में नहीं आते हैं ना। हमारे भारत के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में जो है मेडागास्कर जो घास का मैदान है एवं हिंद महासागर महाद्वीप जो है या द्वीप इस या श्रीलंका जो है हमारे भारत देश में तो थोड़ी आता है, श्रीलंका तो बाहर का देश है, इसलिए जो है ये हमारे भारत देश के जो है तप्त स्थल नहीं है, ये अन्य देशों के हैं। तो इंडो बर्मा याद कर लीजिए, हमारे भारत का जो है क्या है, यह एक हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय भी हमारे भारत का, पश्चिमी घाट भी हमारे भारत का, ठीक ना। यहाँ लिखा भारत के 3 जैव विविधता के तप्त स्थल है, पहला पूर्वी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट और श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा, ये जो है हमारे देश के तप्त स्थल हैं, हॉट स्पॉट है जहाँ पे जीवों की प्रचुरता विविधता पाई जाती है, या जीवों को ही नहीं पेड़ पौधों की, वनों की, दुर्लभ प्रजाति के पादपों की भी विविधता जहाँ पे पाई जाती है, वह भी जो है हॉट स्पॉट के अंतर्गत गिना जाएगा, ठीक ना। हम जीव जंतुओं तभी बचा पाएंगे जब हम अपने पेड़ पौधों को और अपने जो वनों को बचाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहता है ये टॉपिक। आगे जो है क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी घाट नामक तप्त स्थल पे कितनी अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है। जो पश्चिमी घाट हमने बताया वहाँ पे किसकी अधिकता होती है, यानी सरीसृप वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उभयचर पाए जाते हैं, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, तितली और पुष्पी पादप पाए जाते हैं, या जो है केवल तितली जो है वहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। तो भाई जिनकी अधिकता वहाँ पर वो हैं तितलियाँ। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रुक जाइए। भारत में पश्चिमी घाट नामक तप्त स्थल किनकी अधिकता अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वही मुझे राइट लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सरीसृप, उभयचर एवं स्तनधारियों, तितलियों और पुष्पों की जो है वहाँ पर क्या है, पुष्पी पादपों की वहाँ पे अधिकता है, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पर होगा, आपको मिल जाएगा अभी किसकी, पश्चिमी घाट पर किसकी अधिकता है। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट नामक तप्त स्थल में सरीसृप, उभयचर एवं स्तनधारियों, तितलियों और पुष्पीय पादपों की क्या है, अधिकता है, ठीक है। तो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये सत्य है, राष्ट्रीय उद्यान पे क्या सत्य है, यहाँ शिकार खेलना, पशु चराना या फसल बोना ये सभी वर्जित है। तो ये सभी वर्जित है। तो राष्ट्रीय उद्यान के शिकार खेलना, पशु चराना या फिर फसल बोना या वर्जित है। तो ये सभी क्या है, वर्जित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ना तो जो भी नेशनल पार्क होते हैं ना तो उनमें आप अपना पशु चरा सकते हैं, ना ही आप जो है जो कि वो सरकारी संपत्ति होती है, ना ही वहाँ अपना पशु चरा सकते हैं, ना ही शिकार खेल सकते हैं, ना ही वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, जंगली जीवों को रखा जाता है, शेर, बाघ, हाथी, ये सभी जीवों को रखा जाता है। तो इसलिए वहाँ पर आम इंसान का जाना क्या होता है, वर्जित किया जाता है। भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे जैसे भी आप हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति ही हो, लेकिन इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतुओं को, दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाने का दिन प्रतिदिन प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब इसमें तो शेर, बाघ सभी आ जाए, उन सभी को बचाने का प्रयास किया जाए, एक जंगल जैसा माहौल दिया जाता है। तो कह रहा कि भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्त, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे 1936 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर, भारत के एक राज्य उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सन 1936 ईस्वी में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जिसका नाम अभी बदलने की बात चल रही है, रामगंगा नेशनल पार्क रखने की बात चल रही है। पहले इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे बदल कर जिम कॉर्बेट रखा गया। अब फिर से इसका नाम जो है रामगंगा रखने की बात चल रही है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। और गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश, और काजीरंगा कहाँ पर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ, एक बात और है, अगर नेशनल पार्क की पूरी वीडियो चाहिए तो इस लिंक में जो है मैं इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, जहां पर मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरह से सभी नेशनल पार्क पढ़ाए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा वो, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी।
और दूसरी चीज़ आपको बता दें, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, और एक पुराना क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ये दोनों चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है भारत के, और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, और यह जो है असम में है। चलिए एक क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूंगा। अभी मुझे पता नहीं था कि आगे ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको दिया था, मगर ये असम में है और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, आपको अपनापन फील होगा इसे पढ़ने के बाद। उत्तर प्रदेश, जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान। तो एक अकेला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय पार्क? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्या है, उपस्थित है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह भी चलाए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है जीव जंतुओं को बचाने का, और शेर बाघ जो भी हैं उनको बचाने का बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है। ठीक है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। इस सन को याद कर लीजिएगा, कि अगर पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी निम्नलिखित में से, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? सुंदरवन उत्तर प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में। तो जो सुंदरवन है ना, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी। तो जो नेशनल पार्क होते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है। एक प्रकार के जंगल होते हैं, अभयारण्य होते हैं, जहाँ पर जीव जंतुओं को बड़े पैमाने पर उनके जैसा माहौल देके बचाने का प्रयास किया जाता है, और उनसे जो है उनकी संख्या को, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके पृथ्वी पर, उनके विलुप्तता का, या फिर वो कह सकते हैं कि उन पर जो संकट आया है उनके विलुप्त होने का, उससे जो है क्या हो सके, उससे छुटकारा मिल सके। ठीक है ना। और साथ ही साथ उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाए। वर्तमान में भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? यानी इस समय भारत में कुल कितने जो है नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य, या छोटे बड़े मिला करके जीवों को बचाने के लिए सरकार ने जो है भारत में कितने वन्य अभ्यारण्य बनाए हैं? तो वर्तमान में 520 अभी तक के आंकड़े कहते हैं, 520 जो है क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपको 520 याद रखना। आप ऑप्शन में 440, 520, 448 या 500 है, तो 520 वर्तमान में है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ घट सकते हैं। ठीक है ना। नए नेशनल पार्क भी बन सकते हैं, कुछ नेशनल पार्क समाप्त भी किए जा सकते हैं। भाई जीव खत्म होते जाएंगे तो नेशनल पार्क का क्या करेंगे? तो वही चीज़ है। वर्तमान समय में भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 520 है। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, रामसर साइट कहते हैं ना, रामसर साइट, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, सर स्थल कहाँ स्थित है? चिल्का तो सबसे पहले जान लीजिए, चिल्का झील जो है आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? बड़ा फेमस है ये झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसलिए जब चिल्का झील उड़ीसा में है, तो पक्षी अभ्यारण्य स्थल कहाँ पर होगा? वो भी जो है उड़ीसा में ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में था उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जो है पंजाब। तो कह रहा कि चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में, कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 990 वर्ग किलोमीटर है, 990 वर्ग किलोमीटर है। कह रहा कि बाघ परियोजना, जिसको कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, किस वर्ष में प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं आप लोग, वो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1972, 1973, 1974 या 1971? तो जो बाघ परियोजना है सन 1973 है ना, सन 1973 बाघ परियोजना 1 अप्रैल सन 1973 ईस्वी में क्या की गई? प्रारंभ कर दी गई। ऐसा तो जब बना था हमारा भारत का पहला नेशनल पार्क, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सन 1936 में स्थापित हुआ था। इसके 2 वर्ष बाद इसे क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और जो है
टाइगर प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से ही काम कर रहा था। ठीक है, भारत में अब तक कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किए गए, कितने टाइगर को बचाने के लिए जो है जो भी नेशनल पार्क है उन्हें अनुमोदित किया जा चुका है? 25, 60, 53, 15। तो जो भारत है ना, भारत में 9 बाघ रिजर्व थे पहले, परंतु अब कुल 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र सरकार अनुमोदन पे किया जा चुका है। यानी 9 से बढ़ाकर ये संख्या सीधे कितनी कर दी गई है? 53। यानी टाइगर को बचाने के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट होता है ना, उसको अब कुल टोटल संख्या उसकी कितनी कर दी गई है? 53 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? हाथी को बचाने की जो परियोजना है, टाइगर एलिफेंट मतलब हाथियों को बचाने की जो परियोजना है, उसकी शुरुआत कब की गई? तो उसकी शुरुआत की गई थी सन 1992 1992 ईस्वी में। भारत में हाथियों की रक्षा के लिए जो है हाथी परियोजना का आरंभ किया गया, हाथी परियोजना लाई गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ किस सन में किया गया? तो मानव तथा जैव मंडल, मानव और उसके मध्य जो जैव मंडल है, उस कार्यक्रम का आरंभ किस सन में किया गया? तो उस कार्यक्रम का आरंभ किया गया सन 1975 में, 1975। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ यूनेस्को द्वारा किसने किया था? यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 37 कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? भाई जैव मंडल कह रहा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? केंद्रीय क्षेत्र में, परिचालन क्षेत्र में, या फिर जो है कह रहा है कि प्रतिरोधक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिरोधक क्षेत्र में आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट ऑप्शन है, में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। प्रतिरोधक क्षेत्र में जो है मानवीय क्रियाकलापों की क्या होती है? अनुमति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या? भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वो संख्या क्या 15, 11, 12 या 18? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। अब तक जो है भारत में कुल आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या, वो टोटल कितनी है? वो है 18। कितनी है? 18 है, 18 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी तो वैसे भी जो है आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी याद रखिएगा, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में जो है नंदा देवी है। तो नंदा देवी एक पहाड़ी जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि स्वास्थ्य थाने प्रकार की है? निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण स्वास्थ्य थाने और एक होता है बहिर्स्थाने। स्वास्थ्य थाने उस संरक्षण स्थान को कहते हैं जहां जीव जो है प्राकृतिक रूप से अपना आवास बना के रहता है, उसमें मानवीय क्रियाओं का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, जैसे पहले जंगल हुआ करते तो उसमें शेर हुआ करते, तो मनुष्य शेर को छोड़ने नहीं गया था। शेर जंगलों यानी जंगल जो थे वो शेर के घर थे, और तो जो जंगल हुआ करते थे और उसमें जो शेर हुआ करते थे, अब तो शेरों को बचाने के लिए जो है तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जंगल बनाए जा रहे हैं, उनको उसमें छोड़ा जा रहा है या चिड़ियाघरों में संरक्षित किया जा रहा है, किसी तरह से उनको बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन पहले प्राचीन काल में ये स्वतंत्र थे, और जब स्वतंत्र थे अपना घर खुद बनाते थे, अपना शिकार खुद करते थे ना। इनकी संख्या भी उसी तरह से स्वतंत्र तरीके से थी जिस प्रकार से कि मनुष्य आज स्वतंत्र तरीके से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर
तो अपना घर स्वयं मनुष्य बनाता, उसी प्रकार से ये लोग भी अपना घर स्वयं बनाते थे पहले। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि स्वस्थानीय प्रकार की थी? तो स्वस्थानीय प्रकार की जो संरक्षण विधि थी वो मैंने बताया ना, राष्ट्रीय उद्यान, जो भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं जीवों को बचाने के लिए, वो बड़े बड़े जंगल होते हैं, उन जंगलों में जीवों को छोड़ दिया जाता है और जीव जो है वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक प्रकार का स्वस्थानीय प्रकार का जो है क्या है, संरक्षण विधि है जीवों के। कहा कि राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण विधि है, जबकि प्राकृतिक उद्यान, निम्न ताप परिरक्षण, ऊतक समंदर, ये सब बाह्य स्थान है। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि, देखिए स्वस्थानीय मैंने बताया बाह्य स्थानीय क्या, बाह्य स्थानीय क्या, जंतुघर, जीन बैंक, निम्न ताप परिरक्षण या ये सभी जो है आपके हो सकते हैं। जंतुघर, जो जंतुओं के लिए घर बनाए जाते हैं, जो जंतुओं के लिए घर का मतलब होता है जो उनके लिए स्थान बनाए जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर आदि हो जाते हैं। उसके बाद निम्न ताप परिरक्षण, जिस ताप में रहता है उस ताप वैसा टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है। और साथ ही साथ जीन बैंक, यानी जीव जंतुओं के जो है जीनों को संभाल कर बचा कर रखा जाता है, ताकि जो है यहाँ जीव जंतुओं की बात नहीं हो रही है, दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधों के बीज, पराग कणों आदि को भी बचा कर रखा जाता है। और ये सभी जो है मनुष्य द्वारा किया जाता है, इसलिए बाह्य स्थानीय होता है, स्वस्थानीय नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कहता है, क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्न ताप परीक्षण नमूनों को किसमें संरक्षित रखा जाता है? निम्न ताप परीक्षण नमूनों को किसमें संरक्षित रखा जाता है? द्रव कार्बन में, द्रव नाइट्रोजन में, या फिर द्रव ऑक्सीजन में, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्रव नाइट्रोजन होता है ना, उसमें ही जो है क्या किया जाता है, जीनों को, या उसमें ही जो है दुर्लभ प्रजाति के बीजों को संरक्षित करके रखा जाता है, जिससे उनका जर्मिनेशन या वो जो है सही तरीके से संरक्षित रहते हैं इसमें। ठीक है, तो निम्न परिरक्षण में नमूनों को -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नमूनों में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बस हमारा क्वेश्चन जल्द ही एंड होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, मगर सारी वीडियो मेरी नॉलेजफुल होती है, आप बस ध्यान से देखा करिए। बीज बैंक में बीजों को किस ताप पर संरक्षित किया जाता है, यानी लंबे समय तक बीजों को बचाए रखने के लिए उसे किस ताप पर रखा जाता है? -120, -10 से -20 तक, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो -10 से -20 डिग्री सेल्सियस पर बीजों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, बचा के रखा जाता है, जैसे लंबे समय तक उनका जर्मिनेशन क्या रहे, बचा रहे, वो किसी टाइम उनको जो है बोए तो वो उग जाए। ठीक है ना। ऊतक संवर्धन का उद्देश्य क्या है? ऊतक संवर्धन का उद्देश्य क्या है भाई? बीज रहित पादपों का संवर्धन, जिसमें बीज ना उन पादपों को संवर्धित करना, विषाणु मुक्त पादपों का संवर्धन, जर्म प्लाज्मा का संरक्षण, में सभी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। बीज रहित पादपों का संवर्धन भी ऊतक संवर्धन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग है। उसके बाद है विषाणु मुक्त पादपों का संवर्धन, फिर जर्म प्लाज्मा का संरक्षण, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है ऊतक संवर्धन के उद्देश्य हैं। ऊतक संवर्धन के उद्देश्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि वन्य जीव फंड, क्या कहता है, वन्य जीव फंड, जिसको कहते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड ना, वन्य जीव कोष ना, कि भारतीय इकाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वन्य जीव फंड की भारतीय इकाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। WWF का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया। कहाँ पर? मुंबई में। तो याद रख लीजिएगा WWF का मुख्यालय मुंबई में उपस्थित है। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे होगा कि वन्य जीव कोष भारतीय इकाई मुख्यालय, वन्य जीव कोष जिसको WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड कहते हैं, कि भारतीय इकाई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1969 ईस्वी में की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया था। 1986 है, 1972 है, 1991, 1981। अब जो है इसमें
1972 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नीचे कुछ लिखा भी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम करा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सन 1972 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA ना, ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था सन 1972 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका। चिपको आंदोलन किस वर्ष में, किस सन में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन जो है सन जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1973 में। कब, 1973 ईस्वी में। 1972 में वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम आया। उसके बाद सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा की जो है अध्यक्षता में जो है क्या शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन में जो है क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे, पेड़ों को काटने से जो है बचाया जाता था, ठीक है ना। और हमें आपको भी जो है किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे द्वारा हम जितना हो सके जीव जंतुओं को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इनसे ही पर्यावरण है, और अगर पर्यावरण है तो हम हैं, ठीक है। पृथ्वी पर हर एक जीव जंतु और हर एक जो है प्राणी की अपनी अपनी जो है क्या है, भूमिका है। जैसे हम लोग सांप, बिच्छू या जहरीले जानवरों को मार देते हैं, लेकिन ये गलत है, इनको मारना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन बड़ी बात ये है, ये तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप जो है किसी भूलवश या किसी तरीके से आप इनसे जो है इनके बीच में ना आए। सांप आपको बेवजह नहीं काटता, जब तक हम उसके ऊपर ना चढ़े, उससे डिस्टर्ब ना करें, जब तक वो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक वो नहीं काटता है। रेयर केसों में देखिए, रेयर केस में ही ऐसा हो सकता है बिना गलती के आपको सांप या किसी जानवर ने जो है नुकसान पहुँचाया। जानवर इन मामलों में जो है इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं, मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ पर्यावरण में जो है पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, और पेड़ पौधों को कटने से काटे ना उन्हें। और दूसरी चीज़ ये है कि जीव जंतुओं को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। जितना हो सके तो जीव जंतुओं की देखरेख करें, पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखें हमेशा। तो और सरकार की इस प्रकार की किसी भी मुहिम हो, अगर उसमें आप योगदान दे सके तो ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इन्हीं सब संदेशों के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।